हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का 10वां लेसन ठेस, ये लेसन पढ़ने वाले हैं। ये पूरक पठन है और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1921 में पूर्णिया बिहार में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुआ था। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियाँ: मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। इस गद्य संबंधी क्या है तो प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारागरी और कारागारों के स्वाभिमान आदि को बड़ी ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो देखते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। अभी क्या है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। जब खेती मतलब फार्म, खेती करना हो तो उस समय गांव के जो किसान हैं वो सिरचन की गिनती नहीं करते, मतलब उससे काउंट नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार का मतलब क्या है? बेकार मतलब यूजलेस और बेगार मतलब बिना कोई मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम। इसलिए खेत खालिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। इसलिए क्या फार्म के काम में, मजदूरी के काम में उसे कोई बुलाता ही नहीं, किसी को नहीं बुलाता, सिरचन को नहीं बुलाते। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब कहीं सिरचन राह हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसे बुलाकर क्या फ़ायदा? दूसरे मजदूर लोगों का क्या 1/3 मतलब 1/3 काम उन लोगों का हो जाएगा, तब भी सिरचन क्या हाथ में खुरपी मतलब जो खेती करने के लिए एक हथियार रहता है वो डुलाकर ऐसे आएगा। और पगडंडी मतलब एक फुटपाथ पर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे वो कैसे हाथ में हथियार लेके आएगा और कैसे आएगा? वो फुटपाथ से तोल कर और पाँव रखता हुआ धीरे धीरे वो आएगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। क्या मुफ्त में मजदूरी हो तो और बात है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। अभी सिरचन को क्या क्या बोला जाता है? मुक्तखोर। मुक्तखोर मतलब फ्री का खाने वाला, कामचोर मतलब लेजी और चटोर मतलब चटपटा खाना
खाने वाला। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारी बंदी रहती थी। एक समय था जब क्या, मड़ैया उसके झोपड़ी के पास बाबू लोगों मतलब जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी सवारी उसके यहाँ बैठती थी। उन लोगों का क्या, सिरचन और ये अमीर लोगों का सिरचन से अच्छा संबंध था। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। लोग उसे पूछते भी थे और उसकी क्या खुशामद मतलब उसकी तारीफ भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारागिरी रह गई है सारे इलाके में। वो लोग बोलते थे कि सिरचन भाई, अब तुम ही एक हो कि ये कारागिरी है हम तुम्हारे ही इलाके में, मतलब तुम्हारी एरिया में तुम ही ये काम करते हो। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचंद से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। वो बोलते हैं सिरचंद को कि एक दिन निकालो और मेरे बड़े भैया की क्या चिट्ठी आई है शहर से, तो हम वहाँ जाएंगे और जोड़ा चीक मतलब बड़ा पर्दा बनाकर उनको भेज देना है। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। लेखक बोलते हैं कि मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने कहती थी तो मैं पहले माँ को क्या पूछता था कि उसको खाने के लिए क्या खाने पीने के लिए क्या क्या लगेगा। भोग मतलब उसको खाने पीने के लिए क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। उनकी माँ बोलती थी कि वो मेरे काम में ऐसे नहीं करता है ऐसे। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। अभी क्या कि पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने बेमानी मतलब इंसल्ट कर दिया था सिरचन ने। क्या कहा था तो, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। वो बोलता है कि तुम्हारी जो भाभी है नाखून से काटकर मतलब थोड़ा थोड़ा परोसती है। तरकारी मतलब जो सब्जी है वो थोड़ा थोड़ा ही परोसती है। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है, ऐसे वो बोलता है। इसलिए सिरिचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरिचन को देखते ही माँ उछल कर कहती, आओ सिरिचन। इसलिए सिरिचन को बुलाने से पहले क्या लेखक है वो माँ से पूछ लेते थे और सिरिचन को देखते ही माँ उछल कर मतलब खुशी से हैप्पी होकर ऐसी कहती थी, आओ सिरिचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू मत रही मतलब क्या, जो दूध की मलाई है इकट्ठा करके 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 उसके बाद में क्या मक्खन या घी बनाई जाती है। तभी उनकी माँ है तो बोलती है कि अभी तुम्हारी याद आई। घी की खगोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। अभी वो बोलती है कि तुम्हें घी की खगोरन और उसके साथ क्या जो चूड़ा है वो भी पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए।
अभी उनके माँ जो बोल रही है कि ससुराल के संवाद भेजा है कि उसकी ननद है वो रूठी हुई है। क्यों रूठी हुई है? मोती मतलब एक प्रकार की घास। मोती का मतलब एक प्रकार की जो घास है। कि शीतल पाटी, शीतल पाटी का मतलब चटाई। सिरचन अपनी पानी आई जीभ को लंबा कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। अभी वो सिरेचन बोलता है कि अपनी पानी आई मतलब पानी से भरी। पानी आई मतलब पानी से भरी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध लेकर वो बोलता है कि सुगंध आ रही है इसलिए मैं इधर आया हूँ, नहीं तो इधर क्या शादी के इस मौसम में, शादी ब्याह के मौसम में मुझे कितना काम रहता है, तो दम मार की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। मतलब मैं इतना काम करता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ। ठीक है, आगे का लेसन बाद में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।